सभी को नमस्कार। आज हम नेक्स्ट वीडियो में अगला बिंदु पढ़ेंगे और अगले बिंदु का नाम है समासः, यानी समास बिंदु पढ़ेंगे। बच्चों, कौन सा बिंदु पढ़ेंगे? समासः, समास। ये टॉपिक अपने सिलेबस में 3 अंक का है। कितने अंक का है? 3 अंक का है और इससे 3 प्रश्न आते हैं। एक एक नंबर का प्रत्येक प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न भी 2 भागों में बटा हुआ है। वो कैसे? इस तरह से बटा हुआ है, यानी कि आपको प्रश्न देगा और कहेगा अधोलिखित वाक्येषु समस्त पदानां विग्रहं समस्त पदानां समास विग्रहं कृत्वा या समासस्य नामापि लिखत। यानी वाक्य आएगा और वाक्य में या तो समास विग्रह दिया हुआ आएगा और रेखांकित होगा। उस रेखांकित पद का समास पद या समस्त पद हमें बनाना है और समास का नाम बताना है। आधा नंबर समास या समस्त पद का और आधा नंबर समास के नाम बताने का, क्योंकि संधि में भी तो ऐसा ही था। आधा नंबर संधि विच्छेद और संधि का और आधा नंबर संधि के नाम का। उसी तरह समास में भी ये लागू होता है। ऐसे 3 वाक्य आएंगे, ठीक है। एक वाक्य में समस्त पद आएगा, उसमें समास विग्रह करना है और फिर समास का नाम लिखना है। ये तो प्रश्न टाइप है बोर्ड परीक्षा का, यानी इस तरह का क्वेश्चन होगा जिसमें ए ब श या 1 2 3 प्रश्न होंगे और 3 अंक का टॉपिक है। अब हम पढ़ते हैं इसमें समासः। परिचय लेंगे आज पहले। समास शब्द से व्युत्पत्ति, यानी इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। हालांकि ये परीक्षा में पूछेगा नहीं, लेकिन ये आएगा तब ही हम आगे समझ पाएंगे और सामान्य जानकारी होना आवश्यक है। सम उपसर्ग है पूर्वकात, यानी सम उपसर्ग से पहले हो और उससे पहले अस धातु से पहले हो। असु कह दो, असु का मुख्य रूप है अस धातु। और घहीं प्रत्यय लगने पर समासः इति शब्दो निष्पद्यते अस्य अर्थः संक्षिप्तीकरणम् इति अस्ति। यानी कि मैं आपको समझा देता हूँ ये प्रतीक कैसे बनेगी। सम प्लस अस प्लस घहीं, घहीं का ए के साथ विसर्ग, ये तो इसका शेष रहेगा। और इसको मिलाते हैं स म। अब जब घहीं प्रत्यय लगेगा तो यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी। स में ए मिल रहा था, मैं में वृद्धि आ माँ, और स हलंत है, हलंत में ए मिल गया और विसर्ग लग गया। शब्द क्या बना बच्चों? समास है। इस तरह समास शब्द की तो उत्पत्ति हुई है। सम उपसर्ग है, अस धातु है, घहीं प्रत्यय के लगने से इन तीनों के योग से समासः शब्द का निर्माण हुआ है। अगला है समासस्य परिभाषा। क्या है परिभाषा? समसम समास अथवा अनेक पदानाम एक पदी भवनम समास, यानी अनेक पदों का एक पद बन जाना ही क्या कहलाता है? समास। यानी अन्य परिभाषाएं। अर्थात यदा अनेक पदानी, जब अनेक पद मिलित्वा मिलकर के एक पदम जायन्ते, एक पद हो जाता है, तदा से समास इति कथ्यन्ते, जब अनेक पद मिलकर के एक पद बन जाए तो वह समास कहा जाता है। यानी 2 से 3 पद हो, 2 पद भी हो सकते हैं, 3 पद भी हो सकते हैं, इन 2-3 पदों को एक ही पद में अपन कह दें तो यह तो है समास या समस्त पद, और यह है समास विग्रह। ध्यान रखना बच्चों। जैसे कि यथा सीतायाः पति, सीतायाः, सीता का पति, पति, ये तो है आपका समास विग्रह। अब इसको एक ही पद में कहें, सीतापति, क्या बन गया? सीतापति। अत्र
सीतायाः पतिः, ये दो पद हो गई। इति पद द्वयम मिलित्वा एक पदम सीतापतिः जातम हो गया, अतः अयमेव समासः है, अतः यह ही समास है। समासे जाते अर्थे, समास हो जाने पर अर्थ में किमपि परिवर्तनम न भवति, यानी जब समास विग्रह था तब भी अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है, समस्त पद बन गया या समास बन गया तो भी उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है। हालांकि अपन संधि में अलग अलग पद हो रहे थे, अलग अलग अर्थ निकल रहा था, उसी संदर्भ में था। अब यहाँ पर समास विग्रह का भी यही रहेगा और समस्त पद का या समास का भी यही रहेगा, एक ही अर्थ रहेगा, इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यो अर्थ है, जो अर्थ सीताया पति सीतापति का था, इत्यस्य विग्रह वाक्य से अस्ति सह एव अर्थ है, इस विग्रह वाक्य का है वही अर्थ है सीतापति इत्यस्य समस्त शब्द से अस्ति, इसके समस्त शब्द का है, यानी जो विग्रह वाक्य का अर्थ था वही समस्त पद का अर्थ है। और इसके बारे में बताया गया है बच्चों, पूर्वोत्तर विभक्ति लोप है सीतायाः पति, अस्मिन विग्रह, इस विग्रह में सीतायाः इत्यत्र षष्ठी विभक्ति ही, सीतायाः शब्द में कौन सी विभक्ति है, षष्ठी का एक वचन है और स्त्रीलिंग है। पति ही इत्यत्र प्रथमा विभक्तिश्च श्रूयते, इसको प्रथमा विभक्ति में कहा गया है, यानी ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन है और ये सीतायाः षष्ठी का एक वचन है। सीता का के की, यानी षष्ठी विभक्ति है। समासे कृते समास करने पर, समासे कृते समास करने पर अनयो द्वयोरपि विभक्तयो लोपो भवति, दोनों में भी विभक्तियों का लोप होता है। अनयो, इन दोनों के बीच विभक्ति का लोप हुआ। कौन सा हुआ, सीता शब्द में विभक्ति का लोप हुआ, तो क्या बना शब्द, सीतापति बना। जो आपको ये दिखाई दे रहा है सीतापति बना, यहाँ पर सीतायाः था और यहाँ पर विभक्ति का लोप हो गया तो सीतापति बन गया। तत्पश्चात, इसके बाद सीतापति इसी समस्त शब्दात पुनरपि, इस समस्त पद का फिर भी प्रथमा विभक्ति क्रियते का प्रथम विभक्ति में प्रयोग किया गया है। इत्येव, इस प्रकार सर्वत्र अवगंतव्यम, इस प्रकार सभी जगह जानना या समझना चाहिए। समास युक्त शब्द समस्त पदम कथ्यते, यानी समास युक्त शब्द को समस्त पद भी कहा जाता है, यानी समास विग्रह था और ये समस्त पद है, इसको समस्त पद भी कह सकते हैं और समास युक्त पद भी कह सकते हैं। सीतापति इति समस्त पदम, और समस्त शब्द से अर्थ बोधितुम, समस्त शब्द के अर्थ को बताने के लिए, यद, जो वाक्यम उच्यते, वाक्य कहा जाता है, जो वाक्य कहा जाता है, तद वाक्यम विग्रह इति कथ्यते, वही वाक्य विग्रह में कहा गया है। यथा सीताया पति इति वाक्यम विग्रह अस्ति। समासस्य भेदा, बच्चों इसको समझने की कोशिश करना, ये काम की चीज़ है। संस्कृत भाषायाः समासस्य मुख्य रूपेण चत्वारः भेदाः सन्ति, मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, 4। आप पढ़ते कितने आए हैं, 6, समझा रहा हूँ, भ्रमित ना हो, 4 होते हैं। कैसे कहा है, समासे प्रायशः, समास में लगभग 2 पदे भवता है, 2 पद होते हैं। समास में कितने पद होते हैं, 2 पद होते हैं, लगभग 3 भी होते हैं लेकिन प्रायशः यानी लगभग 2 पद होते हैं। पूर्वम पदम उत्तरम पदम च, यानी पहला पद और उत्तर पद। सीतायाः पूर्व पद हो गया और पति ही उत्तर पद हो गया। पदस्य अर्थः पदार्थः भवति, पद का अर्थ पदार्थ भी होता है, यानी पूर्व पदार्थ भी कह सकते हैं और उत्तर पदार्थ भी कह सकते हैं। यस्य पदार्थस्य प्रधानता भवति, जिस पदार्थ की प्रधानता होती है, तदनुरूपेण एव, उसी रूप ही या उसी प्रकार ही समासस्य संज्ञा अपि भवति, उसी प्रकार समास की संज्ञा भी होती है। कैसे, यथा, जैसे, प्रायेण, लगभग, पूर्व पदार्थ प्रधान है, समझने की कोशिश करना है, यहाँ से 4 भेद निकल कर के आ रहे हैं। पूर्व पदार्थ प्रधान है, अव्ययी भावः भवति, जिसमें पहला पद या पूर्व पद प्रधान हो तो क्या कहलाएगा, अव्ययी। ठीक है। प्रायेण, लगभग, उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष है, और जिसमें उत्तर पद प्रधान हो तो वह कौन सा, तत्पुरुष कहलाएगा। ये 4 मुख्य की बात कर रहा हूं मैं, अभी जो अपन ने पढ़े थे। फिर कह रहा है आपको, तत्पुरुषस्य भेदः क्रमधारय भवति, तत्पुरुष का भेद क्रमधारय होता है, और क्रमधारय से भेद द्विगुः भवति, क्रमधारय का भेद द्विगु होता है। प्रायेण, लगभग, अन्य पदार्थ है प्रधान है बहुव्रीहि, यानी तीसरे नंबर पर बात कर रहे हैं, जब पूर्व भी प्रधान नहीं हो
उत्तर भी प्रधान नहीं हो और अन्य प्रधान हो तो कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि हो जाएगा। फिर कह रहा है प्रायेण, आपको प्रायेण उभय पदार्थ प्रधान है द्वंद्वः भवति, यानी जब दोनों ही प्रधान हो, दोनों ही पद प्रधान हो तो फिर कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा, क्रमधार्य द्वंद्व समास हो जाएगा। एवं इस प्रकार समास से सामान्य रूपेण षड भेदा भवन्ति, इस प्रकार समास के सामान्य रूप से 6 भेद होते हैं। यानी कि आपको ये लाइन समझनी होगी, तत्पुरुषस्य भेदः क्रमधार्य और क्रमधार्य से भेदः द्विगुः भवति, यानी तत्पुरुष का भेद क्रमधार्य है और क्रमधार्य का भेद द्विगु है। जैसा कि मैं आपको समझा देता हूँ। पहला कौन सा हुआ? अव्ययी, अव्ययी। दूसरा तत्पुरुष, और तत्पुरुष का भेद एक तो कौन सा? क्रमधार्य, और दूसरा कौन सा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर? द्विगुहु, यानी ये उपभेद हो गए किसके? तत्पुरुष के। तो दो तो मुख्य कौन हो गए? एक तो मुख्य अव्ययी पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी, उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष। अब बात कर रहा हूँ तीसरे नंबर पर, दोनों पद प्रधान, कौन सा? द्वंद्व। अब कह रहा है आपको दोनों ही प्रधान नहीं, अन्य प्रधान हो तो बहुव्रीहि। तो ये 4 तो प्रधानता के आधार पर हो गए और 2 ये उपभेद हो गए। तो बताओ सामान्य रूप से तो कितने? 6, और मुख्य रूप से कितने? 4। समझ में आ गया बच्चों? अब बात करते हैं आगे, जो है अव्ययभाव समास है। अब पहले मैं आपको ये और कह देता हूँ कि अपन 3 ही समास पढ़ेंगे और 3 जो वाक्य आएंगे उनमें 3 ही समास आएंगे। कौन कौन से समास आएंगे? पहला एक वाक्य आएगा आपके अव्ययी भाव समास का, यानी पहला वाक्य होगा वो अव्ययी भाव समास से संबंधित होगा। एक समास तो हमें ये पढ़ना है। नंबर 2, दूसरे नंबर पर हमें पढ़ना है क्रमधारी समास। कौन सा समास पढ़ना है बच्चों? क्रमधारी समास, यानी दूसरा वाक्य होगा वो क्रमधारी समास से संबंधित होगा। और तीसरा समास अपन पढ़ेंगे द्वंद्व समास। कौन सा समास पढ़ेंगे? द्वंद्व समास। तीनों वाक्य एक एक वाक्य इन तीनों समासों से होंगे। पहला कौन सा? अव्ययी, दूसरा कौन सा? क्रमधारी, और तीसरा बच्चों कौन सा? द्वंद्व समास। अतः हमको ये 3 ही समास पढ़ने हैं। हालांकि 6 पढ़ लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परीक्षा में इन 3 से ही अपने को प्रश्न करेगा और इन तीनों से ही एक एक नंबर का प्रश्न होगा। समास का नाम पूछेगा, समास या समास विग्रह या समस्त पद पूछेगा, और इन तीनों से ही होगा। और अगले क्रम में जानकारी अपन सबसे पहले अव्ययभाव समास के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।